Hello everyone, how are you all? I am Alok. Today we are going to start chapter number 4 of your civics section, that is electoral politics. अब इस चैप्टर में सबसे पहले आप जो हेडिंग देखेंगे वो है बाय इलेक्शंस। क्यों होते हैं इलेक्शंस? तो इसके पहले आपको एक स्टोरी दी गई है हरियाणा की, वो आप समझ लीजिए। 1987 में क्या था कि हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी थी। ओके, 1982 तक, 82 से 1987 तक जो थी वो हरियाणा की पार्टी थी। उसके बाद चौधरी देवीलाल जो कि एक अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था न्याय युद्ध, और उनने नई पार्टी फॉर्म की जिसका नाम था लोकदल पार्टी। अब उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के अगेंस्ट इस पार्टी के थ्रू इलेक्शन लड़ने का सोचा। उन्होंने अपना कैंपेन चलाया, उन्होंने कई वादे किए, जैसे कि जो फार्मर्स हैं और स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर जो लोन्स हैं वो उसको माफ़ कर देंगे। अब जो पीपल्स थे हरियाणा के, वो कांग्रेस की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, और देवीलाल ने जो प्रॉमिस किए उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए। अब क्या हुआ, जब इलेक्शन हुए तो लोकदल पार्टी 76 सीट्स जीती, टोटल 90 सीट्स में से। ओके, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको बहुमत मिला। लोकदल अकेली पार्टी जो थी उसको 60 सीट मिली, साथ में इसके जो अलायंस थे उनको 16 सीट मिली। ओके, कांग्रेस ओनली 5 सीट्स जीत पाई थी, क्योंकि जो पीपल्स थे वो उससे नाखुश थे, अनहैप्पी थे। अब जब नई पार्टी आई लोकदल पार्टी, उसने चुनाव जीता, तो वहाँ की जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब जो नए एमएलए थे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकदल के, उन्होंने देवीलाल को एज अ लीडर चुन लिया। 3 दिन बाद उन्होंने जो क्या बोलते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर जो थी वो शपथ ली अपनी। अब उन्होंने गवर्नमेंट में आते ही जो किसानों के आउटस्टैंडिंग लोन थे, फार्मर्स के आउटस्टैंडिंग लोन थे, और जो छोटे स्मॉल बिजनेसमैन के आउटस्टैंडिंग लोन्स थे, उन सबको माफ़ कर दिया। लेकिन फिर 1991 तक इनकी सरकार चल पाई, 4 साल ही, और इनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। फिर अगला जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस फिर से जीत गई। तो इस सिनेरियो में आपने क्या देखा कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से जो वहाँ के पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। इस कारण से क्या हुआ कि उनको जो नई पार्टी आई लोकदल, उसने काफ़ी सारे प्रॉमिस किए कि किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, छोटे दुकानदारों का कर्ज माफ़ करेंगे, तो जिससे जनता के अंदर उम्मीद जागी कि नहीं, कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है कांग्रेस की वो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए जो लोकदल नई पार्टी है देवीलाल की वो हमारे लिए सही है। तो इलेक्शन में उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को वोट नहीं दिया, कांग्रेस के अगेंस्ट लोकदल को वोट किया, जिससे लोकदल जो है वो पार्टी में आई, और उसने अपना काम भी किया कि फार्मर्स और स्मॉल लेबरर्स का लोन भी जो है वो माफ़ कर दिया। ओके, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो हमारे जो डेमोक्रेसी लाने के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन क्यों ज़रूरी हैं। ओके, तो अब आपको पहले ही बताया कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या होता, इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या होता कि लोग जो हैं डायरेक्टली एक अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते और मिलके खुद के डिसीज़न लेते, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। नेक्स्ट इलेक्शन में जब इलेक्शन होने ही नहीं है तो सालों साल वही बैठे रहते, अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाते रहते, ठीक है, जो कि सही नहीं है। लेकिन इलेक्शन से क्या होता है कि पीपल्स को गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। पहली चीज़, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉस फॉर देम, हम चूज़ कर सकते हैं कि हमारे लिए कानून कौन बनाएगा। ओके, दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और देश से जुड़े जो मेजर डिसीजन है, महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो कौन लेगा। ओके, तीसरी चीज़, दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, ये चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी होगी जो पॉलिसीज़ बनाएगी और गवर्नमेंट को गाइड करेगी लॉ मेकिंग के लिए। ओके, तो इसलिए इलेक्शन हम बोल सकते हैं कि ये 3 कारण जो हैं, इन्हीं की वजह से इलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब बोला जाता है कि जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ मोस्टली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, मतलब कि
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब तो आप समझते हो, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना। तो इस क्या चीज़ें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। अब इलेक्शन ऐसे होना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वही फॉर्म हो, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहली चीज़, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. Means हर एक को वोट देने का अधिकार हो और एक पर्सन का एक वोट काउंट किया जाए, उसकी उतनी ही वैल्यू हो। ओके, जैसे मान लो कि आपके शहर में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी एक वोट डालेगा और उसके वोट की वैल्यू जितनी होगी, जितना एक गरीब पर्सन है वो वोट डालेगा, उसके वोट की वैल्यू होगी। ओके, तो क्या बात बोली है यहाँ पे, हर एक को वोट देने का अधिकार हो, साथ में एक वोट की एक वैल्यू हो। ओके, सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। अब दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि कुछ मतलब हमारे पास अल्टरनेटिव्स होने चाहिए जिनमें से हम चुन सकें, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहाँ विधायक के चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव होते हैं, तो एक से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, दो से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। जैसे भाजपा कांग्रेस का तो रहेगा ही, अदर जो पार्टीज़ हैं, सपा हो गई या फिर दूसरी पार्टीज़ हो गई, उनके भी कैंडिडेट रहते हैं। साथ में जो निर्दलीय बोलते हैं वो कैंडिडेट भी होते हैं। तो हर एक को मतलब यहाँ पे हमें राइट मिले हुए हैं कि इलेक्शन हम फाइट कर सकते हैं। ओके, आप भी चाहें एक एज के बाद, जैसे 18 इयर्स जो है मिनिमम एज है, उसके बाद आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ओके, उस पर कोई रोक नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पार्टीज और कैंडिडेट्स को फ्री होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, कि वो उन पे कोई बंदिश ना हो और वो इलेक्शन फ्रीली लड़ सकें। ओके, तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार इलेक्शन हो गया तो सालों सालों वही गवर्नमेंट सरकार चलाती जा रही है। इन्होंने क्या बोला कि एक टाइम इंटरवल होना चाहिए। ओके, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो यही ये चीज़ बोली गई है कि इलेक्शन हो तो एक टाइम इंटरवल पे हो। ओके, जैसे हमने देखा कि 5 साल एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया है तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम दूसरी पार्टी को चुनेंगे। ओके, फोर्थ क्या है, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब जिस कैंडिडेट को पीपल्स ने प्रेफर किया है या फिर पीपल्स ने उसको ज़्यादा वोट दिए हैं, तो उसको इलेक्ट होना चाहिए, उसको चांस मिलना चाहिए, आगे उसको रिप्रेजेंटेड ऐसा सामने आना चाहिए। ओके, फिफ्थ चीज़ क्या बोली गई है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। अब इलेक्शन जो हो उसमें कोई भी तरह का फ्रॉड ना हो। जैसे आपने सुना होगा कि पहले क्या होता था कि जो बैलेट पेपर की पूरी मत पेटी जिसे बोला जाता है, ठीक है, जिसमें वोट जो हैं वो पर्चियाँ पूरी इकट्ठी करके रख ली जाती थी, तो उसको लोग लूट लेते थे बंदूक की दम पे या फिर डरा धमका के, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए, कोई भी मिसकंडक्ट ना होना चाहिए। जैसे आपने अभी भी सुना होगा कि ईवीएम को लोग काफ़ी बोलते हैं कि ये सही नहीं है ना, इसमें कोई भी बटन दबा वोट सीधा एक पर्टिकुलर पार्टी को जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है। अब होता क्या पॉलिटिकल कंपटीशन, पहले तो ये समझ लीजिए। पॉलिटिकल कंपटीशन की आप ये बोल सकते हैं, देखा होगा कि जैसे बीजेपी है और कांग्रेस है। ओके, बीजेपी की अभी गवर्नमेंट है लेकिन कुछ गलत होता है तो कांग्रेस उसका खुल के विरोध करती है, ठीक है। या फिर कांग्रेस अगर कुछ मिसकंडक्ट करती है तो बीजेपी के लोग उसको खुल के विरोध करते हैं। और भी कई सारी पार्टीज़ हैं जैसे टीएमसी बंगाल में, है ना, सपा और बसपा यूपी में। तो आप देखते होंगे कि जो पॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, कि अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना है किसी को और इलेक्शन के टाइम सारी पार्टी से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं या फिर उनसे बढ़ चढ़ के प्रॉमिसेस करती हैं। ओके, तो ये सही है या नहीं है, ये बोला गया है। तो अब आप मान के चलिए कि एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी के लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं और फिर वही चलाते रहते हैं गवर्नमेंट को, तो क्या ये फेयर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक ही पार्टी है तो उनको पता है कि हम ही हैं बस, है ना, इलेक्शन में हम ही जीतेंगे, तो अपने मन मर्जी से सारी चीज़ें वो करते रहेंगे। लेकिन अगर एक उनकी कंपटीशन में दूसरी अपोजिट पार्टी होगी
तो अगर सामने वाली पार्टी गलत कर रही है तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो प्रॉमिसेस मेड करेगी और हम पे एग्जिस्टिंग पार्टी को उठा के दूसरी पार्टी को इलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है कि पॉलिटिकल कंपटीशन है, ठीक है। पॉलिटिकल कंपटीशन होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उसको डर रहता है कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया, अगर हमने पीपल्स को इग्नोर किया तो नेक्स्ट इलेक्शन में हमें हटा दिया जाएगा और जो हमारे कंपटीशन में दूसरी अपोजिट पार्टी है उसको चुन लिया जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। अब हेडिंग आती है व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारे इंडिया में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसा है। तो अब जैसे हम बोलते हैं कि इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं, ओके, तो इसको पहचानने के लिए कि डेमोक्रेटिक हम हैं या नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है इलेक्शन का वो कैसे है। ओके, तो आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ के असेंबलीज़ हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होती है लोकसभा और एक होती है विधानसभा, ओके, जिनमें हर 5 ईयर्स में इलेक्शन हेल्ड होते हैं। अब जो लोकसभा है वो सेंट्रल के लिए होती है, मीन्स लोकसभा में आपने देखा होगा कि जो हम सांसद चुनते हैं वो जाते हैं वहाँ पे और वो सेंट्रल में गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। जैसे कि पीएम मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बने कि हमने यहाँ से हर एक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से एक सांसद चुन के भेजा और उन्होंने फिर बीजेपी के मोस्ट ऑफ द सांसद चुन के आए और फिर उन्होंने पीएम मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर चुना। ओके, ऐसे विधानसभा असेंबली होती है स्टेट के लिए। जैसे हम जो विधायक चुनते हैं एमपी में, है ना, और वो विधायक जो थे मोस्ट ऑफ द बीजेपी के थे और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को एज अ चीफ मिनिस्टर चुना। तो यहाँ पे ये विधानसभा में जो है हम विधायक चुनते हैं। ओके, अब बात करेंगे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की। तो आपने हरियाणा का इलेक्शन देखा होगा, तो यहाँ पे 90 एमएलए थे, है ना। टोटल जो विधायक थे वो कितने थे, 90। लेकिन उनमें से क्या जो 90 कैंडिडेट हैं सभी को हमने पूरी हरियाणा की पीपल्स ने सभी 90 एमएलए को वोट दिया होगा? नहीं। उन्होंने किन को वोट दिया होगा? जो उनके जो बोल सकते हैं उनके शहर के पर्टिकुलर एमएलए हैं उनको वोट दिया होगा, है ना। और वो फिर जीते, वो टोटल मिला के पूरे स्टेट के 90 एमएलए हुए। ओके, तो अब अगर हम इंडिया की बात करें लोकसभा इलेक्शन की, तो हमारी जो कंट्री है उसको 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया गया है। ओके, और इन कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आता है, जो सांसद इलेक्ट होके आता है, उसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स एमपी भी बोलते हैं। ओके, तो ध्यान रखना जो सांसद होता है उसे क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। अब जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं उसमें एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होती है। ओके, अब जो हम स्टेट्स की बात करें तो पूरी टोटल कंट्री में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उनको स्टेट वाइज भी डिवाइड किया गया है। जैसे 543 तो पूरी कंट्री में है, लेकिन मान लो कि जैसे कई सारे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, है ना। जैसे बात करें बिहार में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, एमपी में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, तो जैसे किसी को 20 हैं, किसी को 24 हैं, किसी को 30 हैं। इस हिसाब से मतलब हर एक स्टेट को स्पेसिफिक नंबर में कॉन्स्टिट्यूंसीज़ प्रोवाइड की गई हैं। ओके, अब हम बात करेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की। तो ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ आपको पता होगा कि हमारे जो कास्ट सिस्टम है उसमें आपने देखा होगा एक जनरल कास्ट होती है, एक ओबीसी कास्ट होती है, फिर एससी होते हैं जिनको बोला जाता है शेड्यूल्ड कास्ट, और फिर एसटी होते हैं जिनको बोला जाता है शेड्यूल्ड टेरिटरी। ओके, तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये 4 कास्ट हैं। इनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हम रिजर्व कर देते हैं, कुछ सीट इनके लिए रिजर्व कर देते हैं, उसको बोला जाता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। समझ में आया आपको? इससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि किसी एरिया में शेड्यूल कास्ट वाले लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो वहाँ से हम उन्हीं को वो मतलब सीट देंगे। ओके, शेड्यूल कास्ट वाला जो है वो ही चुनाव लड़ सकता है वहाँ से। ओके, जिससे उनके मतलब उनके साथ भेदभाव नहीं होगा कि जहाँ उनकी मेजॉरिटी है वहाँ से उनको सीट दे दो।
ओके, ऐसे ऐसे ही कई सारी ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे शेड्यूल टेरिटरी वाले लोग ज़्यादा हैं, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, तो वहाँ से उनके लिए हम सीट देंगे, एसटी वालों के लिए सिर्फ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बैलेंस बना रहेगा। तो अब उनके लिए जब हम बोल रहे हैं कि उन्हीं के लिए वो सीट रिजर्व कर दी गई है, तो इसे ही बोला जाता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, अब लोकसभा में जो 84 सीट्स हैं, मतलब 543 में से जो 84 सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। इन 84 सीट से सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है। ओके, उसके बाद अगर बात करें 47 सीट्स की, कि 543 में से जो 47 सीट्स हैं वो सिर्फ शेड्यूल टेरिटरी के लिए ही रिजर्व की गई हैं। ओके, अब ये डिसीज़न कब लिया गया, तो 1 सितंबर 2012 को ये सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी गई थी। ओके, और ये सीट्स चुनी गई हैं कि टोटल पॉपुलेशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टेरिटरी का प्रोपोर्शन कितना है उस बेसिस पे, तो ध्यान रखना आप ये चीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है वोटर्स लिस्ट की। ओके, तो वोटर्स लिस्ट क्या होता है कि कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, किस किस को वोट देने का अधिकार है। ओके, उन सब के जब हम नाम तैयार करते हैं उसे बोला जाता है वोटर लिस्ट। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर देते हैं उसके बाद का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि जो वोटर लिस्ट है वो तैयार करा जाए कि किस किस को वोट देने का अधिकार है, कौन कौन जाके वोट देगा। ओके, तो अब जो भी 18 ईयर्स के अबव का है, ओके, जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा की है, उन सबको वोट देने का अधिकार है। तो इसी बेसिस पे हम वोटर लिस्ट तैयार करते हैं कि जो 18 अबव आ चुके हैं, ओके, उनको भी वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए और वो भी अब इस ईयर से वोट देना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो वोटर लिस्ट का सेम कंसेप्ट है, हर एक वोट को इक्वल वैल्यू मिलेगी। ओके, चाहे गरीब का वोट हो चाहे अमीर का वोट हो, एक सा ही काउंट किया जाएगा। साथ में जो 18 ईयर से अबव का है उसे वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। ओके, तो इस बेसिस पे जो हम वोटर लिस्ट तैयार करते हैं उसी बेसिस पे हम इलेक्शन करते हैं। जो वोटर लिस्ट में नाम होते हैं उन्हें ही वोट देने का अधिकार होता है। ओके, अब यहाँ आप मैप देख रहे होंगे, तो जो हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की थी यहाँ पे वो दिख रही है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको दिख रही होंगी 543। ओके, जिनमें से जनरल कैटेगरी के लिए कितनी प्रोवाइडेड की गई हैं 412, जो कि वाइट कलर से शो हो रही हैं। वाइट कलर से जितने भी ब्लॉक हैं वो सब आपको जनरल सीट्स दिख रही हैं। उसके बाद रेड कलर से शो हो रही हैं रिजर्व्ड सीट फॉर एससी, शेड्यूल कास्ट के लिए। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ 84 है। तो रेड कलर से जो आपको दिख रही हैं वो 84 सीट्स किसके लिए हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। उसके बाद 47 सीट्स आपको दिख रही होंगी ग्रीन कलर में, ये है शेड्यूल टेरिटरी के लिए, कि जहाँ पे जो शेड्यूल टेरिटरी के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनके लिए ये सीट्स रिजर्व्ड हैं। ओके, ये नंबर ऑफ 47 है। तो टोटल 543 सीट्स आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 412 डिवाइड की गई हैं। फिर रिजर्व्ड के लिए जो एससी हैं वो है 84 और रिजर्व्ड के लिए जो एसटी के लिए हैं वो है 47। ओके, अब जब वोटर लिस्ट तैयार हो जाती है उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स आता है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्या कहलाता है कि अगर आप इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते हैं, अगर इलेक्शन में आप मतलब एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़े होना चाहते हैं, विधायक के लिए खड़े होना चाहते हैं, सांसद के लिए खड़े होना चाहते हैं, महापौर के लिए खड़े होना चाहते हैं, पार्षद के लिए खड़े होना चाहते हैं, मतलब कि आप इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं, तो आपको अपना एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, अब जो नॉमिनेशन फॉर्म में होता क्या है कि मिनिमम एज जो है वो आपकी 25 होना चाहिए। ठीक है, अब आप अगर एज इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 25 होना चाहिए। वोट देने के लिए 18 साल के ऊपर होना चाहिए, लेकिन कोई इलेक्शन फाइट करने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी चाहिए, 25 ईयर्स। ओके, साथ में आप अगर किसी पार्टी से लड़ रहे हैं तो आपको पार्टी का सिंबल मिलेगा। ठीक है, पार्टी का टिकट मिलेगा। जैसे कि आप बीजेपी से लड़ते हैं तो आपका सिंबल होगा कमल का फूल। ओके, टिकट भी पार्टी देगी आपको। ठीक है, ऐसे कांग्रेस से लड़ते हैं तो हाथ का पंजा आपका सिंबल होगा और आपको पार्टी टिकट देगी। लेकिन आप फ्री इलेक्शन भी लड़ सकते हैं जिसको बोला जाता है निर्दलीय। ओके, अब उसमें आपको लगता क्या क्या है, तो फुल डिटेल्स आपको देनी पड़ती है, आपके क्रिमिनल केसेस जो आपके अगेंस्ट पेंडिंग है।
ओके, पहली डिटेल आपको क्या देनी है, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि जो आपके क्रिमिनल केसेस हैं वो आपके जो पेंडिंग चल रहे हैं उसकी फुल डिटेल्स देना पड़ेगी। सेकंड, डिटेल्स ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, आपकी फैमिली के जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनकी टोटल वैल्यू देनी पड़ेगी, कितनी आपके पास संपत्ति है, कहाँ कहाँ आपके पास बिल्डिंग है, कितना पैसा है आपके पास, साथ में किस किस का पैसा आपको पे करना है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ देनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ क्या देनी पड़ेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। ओके, अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 12th पास भी हो सकते हैं, 10th पास भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आपकी क्वालिफिकेशन एक्चुअली है क्या। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं आपको ज़रूरी होती हैं अब नॉमिनेशन के लिए, अगर आप किसी इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट उतर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन की। ओके, तो इलेक्शन कैंपेन क्या होते हैं कि जो भी चुनाव चलते हैं, अपने जो भी इलेक्शन चलते हैं, उस टाइम आपने देखा होगा कि पार्टीज़ जो हैं अपने अपने झंडे लेके, है ना, रैली करती हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्ट करती हैं, लोगों के घर पंपलेट बांटती हैं, जो कैंडिडेट है वो घर घर जाके हाथ पैर जोड़ता है। ठीक है, तो ये सब किसका हिस्सा आते हैं, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा कहलाते हैं ये। ओके, तो अपनी कंट्री में क्या होता है कि 2 वीक का पीरियड मिलता है अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट से, कि आप 2 सप्ताह तक, कि जब आपने फॉर्म भर दिया, कैंडिडेट के नाम अनाउंस हो गए, उसके बाद आप 2 हफ्ते तक अपने जो चुनाव प्रचार है उसको कर सकते हैं। ठीक है, चुनाव प्रचार को ही इलेक्शन कैंपेन बोला जाता है। ओके, अब आपने देखा होगा कि कई सारे मतलब स्लोगन यूज़ होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन जब फाइट किया था तो उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, है ना, रिमूव पावर्टी। अब ये काफ़ी फेमस हुआ था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण की जब लीडरशिप में जनता पार्टी ने इलेक्शन फाइट किया था तो उन्होंने क्या स्लोगन दिया था, सेव डेमोक्रेसी। ऐसे ही वेस्ट बंगाल असेंबली में 1977 में एक स्लोगन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लैंड टू द टिलर। ठीक है, ऐसे ही टी रामाराव ने जब आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी फॉर्म की थी और उसका स्लोगन क्या रखा था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। ऐसे रिसेंटली आप देख सकते हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन फाइट किया था तो उनका स्लोगन क्या था, अच्छे दिन आने वाले हैं, या अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, तो ये स्लोगन है कि मतलब जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, जिनकी वजह से जो पार्टीज़ हैं उन्होंने पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि इनका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। जैसे कांग्रेस का था गरीबी हटाओ, तो लोगों को लगा कि ये गरीबी हटाने का काम करेंगे, है ना। सेव डेमोक्रेसी जयप्रकाश नारायण ने अपनी पार्टी का रखा, तो लोगों को क्या लगा कि ये लोकतंत्र को बचाएंगे। ओके, ऐसे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो लोगों के अंदर उम्मीद आ गई कि अब मोदी सरकार आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिन आ जाएंगे। ओके, तो ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा कहलाते हैं कि अपने पीपल्स जो हैं उनको लुभाने के लिए जो पार्टीज़ हैं वो अच्छे अच्छे स्लोगन्स रखते हैं जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। अब इलेक्शन जो कैंपेन है उनके अपने कुछ रूल्स भी होते हैं। जैसे पहला क्या है, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। आप वोटर्स को डरा नहीं सकते या फिर उनको घूस नहीं दे सकते। जैसे आपने सुना होगा कई जगह शराब बांटते हैं चुनाव के एक दिन पहले, कि लोग जो शराब है उनको शराब दे के वो लोग ख़रीद लेते हैं। खासकर जो हट एरियाज़ होते हैं या फिर गरीब वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा चलता है ये, कि उनको शराब की बोतल दे के ख़रीद लेते हैं। ठीक है, ऐसे अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। अब हम कास्ट और रिलीजन के बेस पे लोगों को अपील नहीं कर सकते वोट देने के लिए। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा काफ़ी ज़्यादा माहौल बिगड़ा हुआ है। ठीक है, कि कुछ पार्टीज़ हैं वो मुस्लिम वोटर्स को लुभा रही हैं, कुछ पार्टीज़ हैं वो हिंदू वोटर्स को लुभा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। हम गवर्नमेंट रिसोर्सेज को इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जिस्टिंग पार्टी बीजेपी है, वो इलेक्शन फॉर्म कर रही है तो वो गवर्नमेंट का पैसा यूज़ नहीं कर सकती इलेक्शन फाइट के। ओके, तीसरी चीज़ क्या है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा इलेक्शन का फाइट कर रहे हैं इलेक्शन, तो उसमें 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, 25 लाख से कम खर्ची करेंगे। और अगर मान लो कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, तो उसमें हम 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते विधानसभा के लिए। ओके, तो ये रूल भी हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आप करते हैं तो आपको जो नॉमिनेशन है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेटिंग आती है, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अब क्या चीज़ें हैं जो इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। ओके, तो सबसे पहला आप देख रहे होंगे कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। अब हम क्या करते हैं कि गलत नाम जो हैं वो इंक्लूड कर लेते हैं वोटर लिस्ट में, या कि जो जेन्युइन नेम है उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं, है ना। तो इनका वोटर लिस्ट बनाते टाइम विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरी चीज़, मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। अब गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उनका रूलिंग पार्टी गलत इस्तेमाल करती है, तो इस पर भी नज़र रखी जाती है। ओके, फिर अपन ने देखा कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज़। अब क्या होता है कि जो रिच कैंडिडेट रहते हैं या जो बड़ी पार्टी रहती हैं वो रिच कैंडिडेट का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यूज़ करती हैं, ये भी गलत चीज़ ठहराई गई है यहाँ पर। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। अब वोटर्स को लुभाया जाता है, उनको गलत बयानी की जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, ठीक है, जो कि पोलिंग डे पे मतलब ये चीज़ गलत मानी जाती है। तो ये मेल प्रैक्टिसेस हैं, इनको न्यूज़पेपर और टेलीविज़न रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इनको हटाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो विशेष ध्यान रखती है कि जिससे हमारा जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर बना रहे। ओके, तो हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इनके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन इसने बनाए हुए हैं जिससे ये सब चीज़ें ना हों। ओके, तो इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है उसने क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं। तो पहला क्या है, EC takes decision on every aspect of conduct and control of election from the announcement of election to the declaration of result। अब अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक जितने भी कंडक्ट और कंट्रोल है इलेक्शन का वो कौन लेता है उसका डिसीजन, इलेक्शन कमीशन। ओके, इट इम्प्लीमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। अब इनके जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनको जो भी तोड़ता है, जो भी कैंडिडेट तोड़ता है, जो भी पार्टी तोड़ती है उसके अगेंस्ट ये एक्शन लेते हैं, उनको पनिश करते हैं इलेक्शन कमीशन। ओके, अब ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ECs कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट की पावर है उसका मिसयूज ना हो उसके लिए गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइन देता है इलेक्शन कमीशन, जिसको गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। ओके, फोर्थ चीज़ क्या है, वैन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द EC एंड नॉट द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स इलेक्शन के टाइम वर्क करते हैं, है ना, जो वोट डलवाते हैं, जो पूरी प्रोसेस देखते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। ओके, तो उनको वो उस दिन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते, वो किसके अंडर में काम करते हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं, जिससे इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करवा पाए और इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर बने रहें। अब लास्ट में हमें देखना है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के, क्या क्या हमें परेशानी उठानी पड़ती है। तो पहला क्या है, कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। अब जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट हैं वो उनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है, तो उससे वो जो छोटी पार्टीज़ हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उनको दबा देते हैं। ओके, दूसरा क्या है, इन सम पार्ट ऑफ कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। अब क्या होता है कि जिनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं, देखा होगा कि जो माफिया हैं, है ना, उनको पार्टी टिकट दे देती है क्योंकि उनके पास पावर होता है। ओके, some facilities tend to dominate political party ticket are distributed to relative from these families। अब जो पार्टी में अच्छी पोजीशन में है जनरली पार्टी उनके रिलेटिव्स को टिकट देती है। जैसे देखा होगा कि काफ़ी विरोध चलता है कि बेटे, जैसे सोनिया गांधी, उनका बेटा राहुल गांधी है, ठीक है, उसको तुरंत अध्यक्ष बनाए तो काफ़ी लोगों ने विरोध किया। तो क्या होता है कि वो रिलेटिव्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं बड़ी पार्टीज़। ओके, जो कि एक डिसएडवांटेज है। और भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर बोथ द मेजॉरिटी पार्टी आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। अब जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट को ज़्यादा
प्रेफरेंस दिया जाता है, उनके कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जबकि जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है वो इलेक्शन में फाइट नहीं कर सकता। ओके, लास्ट क्या है, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। अब जो स्मॉलर पार्टीज है और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, निर्दलीय कैंडिडेट है, उनको काफ़ी सारे डिसएडवांटेज मिलते हैं कंपेयर टू बिगर पार्टीज, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही जो इलेक्शन है वो चलता है। बाकी अगर कोई निर्दलीय खड़ा हो जाता है उसको पब्लिक जो है उतना वोट नहीं देती, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ओके,